बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आइंदा इलेक्शन से कबल अपोजिशन का प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। अपोजिशन ये कहती है कि आइंदा इलेक्शन से पहले ही हुकूमत जो है वो धांधली कर रही है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, सैनिटर्स जो है वो पैसा बांट रहे हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि 7 दिन जो कबल हैं, 7 दिनों के अंदर बेशतर तकर्रो तबादले भी हुए हैं, जबकि शेड्यूल कंटोनमेंट बोर्ड का जारी हो चुका है। ईवीएम को लेकर आज मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब का यह कहना था कि अपोजिशन से बेशुमार बात हुई, लेकिन अपोजिशन है कि वो ईवीएम को देखना ही नहीं चाहती। अपोजिशन ईवीएम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी है, जबकि हुकूमत यह समझती है कि आइंदा 2023 के इलेक्शन में जो इंतखाबात होंगे वो ईवीएम के ही जरिए होंगे। तो फिर ये कैसे कंसेंसस हो गए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? और दूसरी जानिब आज एक ऑर्डिनेंस भी पास हो गया कि 60 दिन के अंदर अगर कोई रुकन हलफ नहीं उठाता तो उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो इसहाक डार साहब की सीट खाली होने का भी इम्कान है। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब ने। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली जफर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। राना साहब, इस वक्त जो पूरा सिनेरियो बन चुका है हुकूमत और अपोजिशन का, अपोजिशन ईवीएम को मानने को तैयार नहीं, हुकूमत कहती है कि हम इंतखाबात ईवीएम के जरिए ही करवाएंगे। तो फिर ये मामला खुश असलूबी से हल किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, इस वक्त अब पहले तो सोचने वाली बात है कि अपोजिशन है। अगर अपोजिशन है तो क्या वो किसी एक नुक्ते पे मुत्फिक है? देखिए, अपोजिशन अगर इस सारे सिनेरियो में किसी एक नुक्ते पे मुत्फिक होगी तो इंतहाबी इस्लाहात है जो किसी सूरत में भी अपोजिशन कबूल नहीं करेगी। ना उसमें वो मशीन के ज़रिए वोट कास्ट करना, कंप्यूटर के ज़रिए वोट कास्ट करना, किसी चीज़ कोई ऐसा तरीका जिससे आप समझें कि साबका इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील हो, उसके लिए अपोजिशन तैयार नहीं है। और मेरे पास इतला है कि इस ज़मन में अपोजिशन एक विकेट पे है, एक पेज पे है। अब हुकूमत ने क्या करना है, चूँकि हुकूमत के एंड से क्या होना है, क्या हुकूमत इस अब दोनों फटी हुई अपोजिशन जो इकट्ठी इनको इकट्ठा कर देंगे इस एक मामले पे, या इनको इनमें से जोड़ तोड़ करेंगे और उसके बाद अगला गेम खेलेंगे? ये तो अब सारा अली जफर साहब पे चलते हैं। अली जफर साहब, क्या समझते हैं कि ईवीएम को लेकर अपोजिशन के साथ आप जब भी बैठने को आप राजी हुए हैं, अपोजिशन बैठने को राजी ना हुई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है मफाहमत तो दूर की बात, हम तो बात तक नहीं करेंगे हुकूमत के साथ। तो फिर इंतखाबी इस्लाहात किस तरीके से होंगी? देखें, जहां तक तो जो लॉ इलेक्टरल रिफॉर्म का बिल है, इस वक्त वो सेनेट की कमेटी के सामने है और उसमें बाकायदा तौर पे उस पर बहस हो रही है। ईवीएम पे डिस्कशन हुई है, उसकी बाकी शिकों पे भी डिस्कशन हुई है, बड़ी ओपन डिस्कशन हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ तो ऐसी शिकें हैं जिसपे जो हुकूमत का भी मौक़िफ़ आर्गूमेंट सुनने के बाद, बहस सुनने के बाद, ऑब्जेक्शन सुनने के बाद ये मौक़िफ़ आया है कि हाँ, कुछ शिकें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म में चूँकि आइन के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ईवीएम का ताल्लुक है, बदकिस्मती से अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर जो बातें हो रही हैं उसके मुताबिक तो लगता ये है कि जिस तरह दोनों जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है वो एक पेज पे नहीं है। मुझे लगता है अगर तो ये इवेंचुअली इसी तरह चलता रहा, जहां जो अपोजिशन है बात ही नहीं करने के लिए तैयार ईवीएम के ऊपर, तो फिर ये अल्टीमेटली पार्लियामेंट में ही फैसला होगा। और अगर पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया ईवीएम के ऊपर, तो उसके बाद फिर वही कानून होगा जिसके तहत इलेक्शंस होंगे। तो बेहतर यही है कि इससे पहले कि वो नौबत आए जहां पार्लियामेंट में हम को वोटिंग की करनी पड़े, उससे पहले अगर ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठ के जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद मामले में, जो वो चाहते हैं, अगर उनकी कोई सजेशन है कि इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो वो अपनी जो तजावीज़ हैं वो पेश कर दें। ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतर। आपने कहा कि जी हुकूमत अगर अपोजिशन नहीं मानती तो बिल पास भी हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे दोबारा इलेक्शन कमीशन आपके मुकाबले में पार्टी बन गया और इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम आइनी हदूद जो आपने मंजूर करने हैं बिल पास हो जाना, उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ने ना माना तो फिर आइन इसमें क्या कहता है?
कई शिकें तो बिल्कुल ऐसी हैं जो कि अगर बिल में डाली जाएं तो आइन के खिलाफ होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि नादा को ताकत दी जाती है जबकि आइन के तहत वो ताकत कमीशन के पास है। अगर ऐसा कोई होगा तो यकीनी तौर पे वो हुकूमत उसे विड्रॉ कर जाएगी उन शिकों से, और अगर नहीं करेगी तो फिर हो सकता है कल को वो चैलेंज हो और वो अदालत जो है वो उनको आइन के खिलाफ कह दे। लेकिन जहां तक ईवीएम मशीनों का ताल्लुक है, ईवीएम की मशीन की टेक्नोलॉजी पे तो आप बहस कर सकते हैं, लेकिन कानूनी उसकी पोजीशन यही है कि अगर ऐसा कानून आता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो फिर वो गैर आइनी नहीं आप कह सकते, क्योंकि आइन में उसकी गुंजाइश है, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो ऐसा कानून पास कर दे। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी पे अगर कोई मसाइल हैं, अगर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कोई इशू है तो फिर वो बात की जा सकती है। लेकिन एक जो मुझे चीज समझ नहीं आती, अगर आप ईवीएम को देखें तो ईवीएम है क्या? ईवीएम एक मशीन है जिसके तहत आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ, उसके बिल्कुल साथ साथ जो मैनुअल वोटिंग है वो भी जरूर होगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी को चैलेंज करना पड़े किसी भी हलके में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कोई गड़बड़ हुई है, तो वो फिर उसको कंपेयर किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है मैनुअल के साथ, ताकि वो इशू सॉल्व हो सके और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कोई मसला ना आए। इसका मतलब एक शख्स दो वोट कास्ट कर रहा है, एक शख्स बिल्कुल जाके मशीन पे भी वोट कास्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जो आम जिस तरह पहले तरीकेकार था उसी तरह वोट भी कास्ट करेगा, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ साथ एक मैनुअल वोटिंग का भी एक निज़ाम है जिसके तहत आप चेक कर सकते हैं। और जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिस जिस मुमालिक में है वहां ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है। आपने देखा था अमेरिका में भी हुए थे इलेक्शन चैलेंज, और वहां फिर उनको मैनुअल वोटिंग के जरिए उसको कंपेयर किया गया था। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व है। और इस किस्म की सजेशन अगर और बेहतरी की तरफ जाने के लिए अगर कोई सजेशन है कि प्रोसीजर को और बेहतर किया जाए, तो ये ऑपोजिशन का मेरे ख्याल जिम्मेदारी है जमहूरियत के साथ कि वो इस तरह की सजेशंस लेके आए। अगर आप सिंपली उसको रिजेक्ट कर देंगे एक बड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के मुताबिक, आजकल के ज़माने के मुताबिक, उसको अगर एक प्रोसीजर हुकूमत लाना चाह रही है, उसको आप सिर्फ इस बात पे लेकिन अली ज़फ़र साहब ये भी तो देखिए ना कि हुकूमत की तरफ से भी तो झुकाव होना चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ ये इस बात का इरादा करते हैं कि 2023 के इंतखाबात जो है वो शफाफ तरीके से हों, वो इशारा भी देते हैं, वो ईवीएम की मुखालिफत में इस तरह खुल के भी सामने नहीं आए जिस तरह दूसरी जमातें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे रहनुमा आते रहे। लेकिन आज शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब ये तो कहते हैं कि मैं ईवीएम मान लूंगा, साथ ही साथ वो एनआरओ मांगते हैं। जब अपोजिशन पे इस तरह की तोहमतें लगेंगी फिर एक में इस पे कैसे बैठेंगे? जी देखें, जहां तक तो अगर कोई भी तैयार है एक स्टेटमेंट देने के लिए और उसके बाद उसको अमल करने के लिए कि हम ईवीएम पे बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है बार बार हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्होंने बार बार कहा है, और हुकूमत का अब भी ये बिल्कुल क्लियर एक मैसेज है कि अगर कोई बैठ के उसको देखना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, उसके ऊपर तय करना चाहता है कोई मामलात को, तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं होगी जो एक सजेशन लेके आए और वो आके फिर ये कहे कि जी हमने बात भी नहीं करनी। इसलिए ये कहना कि किसी को हम नहीं बुला रहे या किसी को हम इनकार कर रहे हैं हुकूमत की साइड से, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये नहीं हो सकता कि जो प्रोसेस चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का वो खत्म कर दिया जाए इस शर्त पे कि हम बैठ के तो ईवीएम के ऊपर बात करें। अली साहब, आप बड़े ज़िम्मेदार शख्स हैं। आपने हमेशा चाहे जिस भी जहां भी बैठे हों, आपने सियासी जमात में शामिल होने के बावजूद भी बड़ी हकीकत पसंदाना बात की है। क्या आप समझते हैं जो आज हुकूमती सतह पे कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस इंतखाबी इस्लाहात के बदले में कोई एनआरओ मांग रहे हैं, कैसी कोई बात है? जी, मेरी नज़र में तो नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो जिसको पता है वो बता दे, लेकिन अभी फिलहाल तो जो पोजीशन है बड़ी क्लियर है कि कुछ केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और वो केसेस चलेंगे। वो अपनी नैब अगर कोई प्रोसेस कर रही है कानून के मुताबिक, वो अदालत में है, अदालत इंसाफ करेगी, उसके बाद अपील्स हैं,
वो भी उनका हक है, वो जाके उधर भी इंसाफ उनको मिलेगा। अच्छा, बहुत सी हुकूमतें, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा, बहुत से हुकूमती ज़िम्मेदारान टीवी टॉक शोज़ में और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल खुला कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ सियासी लीडर जो है फ़लाँ दिन पकड़ा जाएगा, फ़लाँ सियासी लीडर जो है इतने दिन बाद पकड़ा जाएगा। तो क्या इससे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नफ़रत मज़ीद पैदा नहीं होती, और क्या ये कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाता? जी, मेरी नज़र में ऐसी, मैं तो बड़ी वाज़ेह बात करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जिस तरह नैब है, FIA है, उनको अपना अपना काम करना चाहिए, और हुकूमत में रह के किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ दिन में देखेंगे कि एक केस किसी के खिलाफ फाइल हो जाएगा। ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है, और फिर तासुर ये मिलता है कि जिस तरह के किसी प्रोसिक्यूशन के पीछे हुकूमत है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट दायरे होते हैं, जिस तरह हमने नैब को देखा। नैब का चेयरमैन है वो भी मुशावरत से बनता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी मुशावरत से होता है। और इसी तरह उसका जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको हमने आज़ाद बनाया है ताकि अकाउंटेबिलिटी कर सके, चाहे कोई हुकूमत में हो जिसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी है या हुकूमत से बाहर हो। शेर रशीद साहब आपके वज़ीर दाखिला हैं। शेर रशीद साहब पार्टी आपकी पार्टी की तो नहीं, लेकिन हुकूमत का एक अहम तरीन हिस्सा है। उनका दावा है कि 2 साल में नैब के तमाम केसेस मुकम्मल हो जाएंगे, बहुत से लोग अंदर होंगे, बहुत से नाअहल होंगे। तो फिर एक तरफ आप आज़ाद अदारे बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत के लोग, जब ज़िम्मेदार तरीन लोग ऐसे बयान दें, तो फिर उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो उन्होंने बयान दिया है, जो वो कह रहे हैं, वो तो आप उनसे पूछें, लेकिन मैं उसकी अगर तशरीह करूं, और अगर आप मुझे तशरीह करने को कह रहे हैं उनके बयान की, तो वो शायद ये कह रहे हों कि चूंकि अब वो जो केसेस हैं वो उस पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां उनका एविडेंस हो रहा है, वहां शहादतें हो रही हैं, एक रेफरेंस चल रहा है, तो उन्होंने एक अंदाजन शायद कहा हो कि 1-1.5 साल में उनके फैसले हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि जो नैब के अकाउंटेबिलिटी जज के जो फैसले होते हैं या जो ट्रायल होता है उसका एक 6 महीने का पीरियड मुकर्रर किया गया है। अमूमन हमने देखा है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को फैसले कर देने चाहिए टाइम के अंदर अंदर, ताकि वो प्रोलॉन्ग ना हो लिटिगेशन। अगर आप उसमें ट्रायल में साबित हो जाता है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया, तो आपको फिर उसमें रहा कर देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए, और अगर आपके खिलाफ साबित हो जाए कि आपने जुर्म किया तो फिर आपको सजा होनी चाहिए। अली ज़फ़र साहब, आप कानून के शोबे से बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। आज बाबर अवान साहब का भी ये कहना था कि हम जब भी अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जमहूरियत को ख़तरा है। क्या समझते हैं कि इस अदालती निज़ाम या निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर बेहतरी का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, ये तो आपने बड़ा ऐसा सवाल किया कि इस पर मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे अदालती निज़ाम में, जहाँ आपको बेशक जस्टिस मिले, आपको इंसाफ मिले, लेकिन वो देर में मिले और आपको वो जल्दी ना मिले, तो फिर वो एक तरह इंसाफ कह सकते हैं आपको मिला ही नहीं। और हमारे निज़ाम में सबसे बड़ा मसला ये है कि डिले होता है, केस 10-10 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं। उनके लिए उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए काविश हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से हम वो उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां हम कह सकें कि हमने ये सारा कुछ क्लियर कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। आपने सालसी जो एक निज़ाम होता है उसके अदालती निज़ाम के साथ साथ चलता है, जिसको आप आर्बिट्रेशन सिस्टम कहते हैं, हम अभी तक वो नहीं बना सके, हमें बनाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कवानीन भी बनाएं और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करें। उसके साथ साथ आप सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत सारी तरामीम हुई हैं, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है करने की। ट्रेनिंग जजेस की, ट्रेनिंग वकला की बहुत ज़रूरी है। एडजमेंट्स जो लेते हैं हम एज ए लीगल प्रोफेशन में कह सकता हूँ कि हम एज लॉयर्स इतनी ज़्यादा एडजमेंट ले लेते हैं कि वो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं डिले की तरफ, डिले होने का केस। तो ये सारे इश्यूज हैं। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मैं अभी एक लॉ कमेटी से
हम लोग मीटिंग करके आए हैं, जहां हमने जहां एक रेप के बारे में, जो बच्चों के या औरतों के रेप्स होते हैं, जो हमने देखा कि बहुत बढ़ता जा रहा है उसका, और उसके उस जो लोग पकड़े जाते हैं वो अगर तो मीडिया पे आ जाएं तो कन्विक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर ना आए तो बहुत सारे मुलजिम निकल जाते हैं। उस चीज को देखने के लिए हम पूरी जो कमेटी थी, के लोग शामिल थे, पीपल्स पार्टी के भी, PMLN के भी, JUI के भी, हुकूमती भी, हम सब ने बैठ के उसको 6 घंटे और 3 मीटिंग 4-4 घंटे की करने के बाद हमने आज उसको एक बड़ा अच्छा कानून बना के तो पेश किया है, जो हुकूमत ने एक्सेप्ट भी किया है, मिनिस्ट्री ने, और जो कि सेनेट में पेश होगा। एक ऐसी इंक्वायरी, एक ऐसी रिपोर्ट, एक जिसके हवाले से आज भी सारा मीडिया जानना चाहता है, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने इंक्वायरी की करके पार्टी के हवाले कर दी। अब तो काफ़ी अरसा हो गया, केस भी तकरीबन ख़त्म होने को है। अब तो आप बता दें उसमें आपकी इंक्वायरी में क्या निकला? उसके बारे में तो मैं कमेंट कर ही नहीं रहा जी, वो तो आप पूछते रहेंगे, लेकिन मेरे कोई कमेंट्स उस पर नहीं होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अली जफर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि PTI ने कुछ नया नहीं किया, हमारे ही जो प्रोजेक्ट थे उसको नए सिरे से शुरू किया है, इस पे क्या कहेंगे? कि देखिए, जब हर हुकूमत आती है तो वो कुछ अच्छे काम भी करती है, कुछ बुरे काम भी करती है। दूसरी हुकूमत जब आती है इलेक्शन के बाद, वो जो अच्छे काम होते हैं उनको आगे लेके चलती है, और जो बुरे काम हैं उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। PTI जब आई, कुछ अच्छे काम चल रहे थे हुकूमत में, कुछ गलत काम थे जिनको दुरुस्त करना था, और कुछ मसाइल ऐसे थे जो कि करप्शन की वजह से क्रिएट हुए थे। इन सारे इश्यूज को, जो अच्छे काम थे उनको लेके आगे बेहतर किया, ये भी हुकूमत का काम है, बिकॉज एक प्रोसेस होता है, और जो गलत काम थे उनको खत्म करने के बाद नए सिरे से नए काम बेहतर तरीके से। गुज़श्ता हुकूमतों के जो अच्छे काम थे वो उन्हें आगे लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बढ़ी, और जो गलत काम थे उसे बंद कर दिया गया। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही एक अच्छी हुकूमत की मिसाल हुआ करता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्की सियासत की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे मुल्की सियासत की बात के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। मुल्की सियासत के अंदर दिन ब दिन बदलते हुए बयानात, एक दूसरे पर तनकीदी नश्तर, वो जो कभी माजी में एक थे, माजी करीब में, अब वो मुखालिफ हैं। आने वाले दिनों में क्या वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे या उनमें से कोई एक धड़ा हुकूमत के साथ मिल जाएगा? और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मुबशर लुकमान। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, एक तरफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कराची के जलसे में कुछ बातें और करते हैं हुकूमत गिराने की, फिर अगले दिन वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ये कहती हैं कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की होगी, मेरे ख्याल में उन्होंने कौमी मसालिहत की बात की होगी। तो ये आपसी इख्तलाफ जो है, ये तकवीयत तो PTI की हुकूमत को देता है, तो PTI की हुकूमत को इनसे कोई खतरा नहीं? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि PTI की हुकूमत को तो इनसे कोई खतरा नहीं, इनको एक दूसरे से खतरा है, और PTI को भी अपने आप से ही खतरा है, किसी और से खतरा नहीं। लेकिन आपको बताऊं कि इनके इख्तलाफात इतने शदीद हो गए हैं कि ये एक दूसरे की बात मान ही नहीं सकते। इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं घर में ही, वो इतने शदीद हैं कि हर एक से ये मिल सकते हैं सिवाय एक दूसरे से। तो अपोजिशन का तो इसका कोई हाल नहीं है। अपोजिशन को अभी जितनी भी शय मिली हुई है, मैं समझता हूँ वो बैरूनी इमदाद की वजह से मिली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़े मखसूस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि एक तरफ से काबुल का इनखला है, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम हो रही है कि जी पाकिस्तान जिम्मेदार है उस सारी उनकी तकलीफों का, और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान में इतने हजारों लोग ला के बिठा दिए। तीसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में मार्च करवाते हैं तो हुकूमत को आप बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं घुटने टेकने पे। तो ये बैरूनी इमदाद का नतीजा तो हो सकता है इस्लामाबाद जाना या कौमी, ये अपोजिशन की अपनी डिमांड नहीं।
प्रोफेसर साहब, अपोजिशन की अपनी डिमांड नहीं, मरियम साहबा कुछ दिन खामोश रही, कहा जा रहा था कि शायद उन्हें खामोश करा दिया गया है, किसी शहबाज शरीफ साहब कुछ मामला तय करने जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने खामोशी का रोज़ा तोड़ दिया और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें फिर दोबारा डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन किसी न किसी तरीके से फिर अदारों को तनकीद का निशाना बनाया। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में खुलकर मरियम दोबारा मैदान में आएंगी? साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मैं एक और बात मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी तनकीद उसमें नहीं करता, तनकीद बराए तनकीद। मैं दुख और अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जो 2 दफा इस मुल्क का वजीर आला, 1 दफा वजीर खजाना, 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, वो जो हिंदुस्तान रॉ और अजीत देओल की जुबान बातें कर रहा है और उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट जो जलसों में पढ़ रहा है या और जगह कर रहा है, मुझे अपनी हालत इज़हार पे, उसकी नहीं अपनी हालत इज़हार पे इसलिए तरस आता है कि यार जिन लोगों को इस मुल्क में इतनी इज्जत थी, सब कुछ दिया, उनकी औकात कुछ नहीं थी, उनको बना दिया, और वो मुल्क और मुल्क के लिए जान देने वालों के खिलाफ बात करें तो राना साहब हमें दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान के लोग इनको किसी भी इलेक्शन में मुस्तरद कर दें, किसी ऐसे शख्स को नहीं ये कौम बर्दाश्त कर सकती जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है हज़ा सराई करे या हिंदुस्तान की तारीखी पुल बांधे जिसे पाकिस्तान के इदारों की यानी बुराई सामने आए। तो आप उस आदमी का, औरत का, आप पॉलिटिकल करियर या हर करियर जो है ना उसको खैरबाद कह सकते हैं। इसे मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और मरियम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए तदफीन का काम कर सकते हैं, उसके पाया तकमील तक पहुंचने का नहीं कर सकते। और जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है तो इनको चुप करना पड़ेगा अगर नून लीग में साजिश कर। ये जितना बोलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की उतनी मदद हो, क्योंकि जब भी ये बात करती हैं ये उन सेंसिटिव एरियाज पे चली जाती हैं कि जैसे आम आदमी जो है वो नहीं चाहता कि ये मीडिया की। तो मुबशर लुकमान साहब, आज जो उन्होंने इशारा दिया कि जल्द ही मियां साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे, क्या ये सिर्फ सियासी बयान नहीं हो सकता है? ये बयान तो सियासी है, लेकिन आने ना आने की बात ऐसी, क्योंकि अंदर का हाल तो उनको पता है कि उनके वीजा एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। पता चले बरतानिया उनको निकाल रहा है वहां से तो आना ही पड़ेगा ना फिर। लेकिन उस सूरत में भी पहले वो कतर जाएंगे, एकदम से वो पाकिस्तान नहीं आ जाएंगे। मियां साहब में अगर इतना दम होता है यासिर साहब, मियां साहब में इतना हौसला होता, मियां साहब में इतना किरदार होता, तो वो पाकिस्तान से बाहर ही ना जाते। और मैं आपको ये बता दूं, मैं बरमला कह रहा हूँ कि मियां साहब अगर कहते कि मैंने जेल में रहना है तो वो तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी बन जाते, उतनी खराब के ना निकला जाना था ना उगला जाना था, और हुकूमत को लाले पड़ जाते। और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता जेल में तो आप भी सोच सकते हैं कि किस लेवल के लाले पड़ने थे। लेकिन भाई साहब तो ड्रामा का बाजी से ही नहीं बाज आए। वो डॉक्टर अदनान का आपने उसके बाद नाम भी नहीं सुना पिछले 2 साल में। वो कहाँ गया अदनान, कहाँ गए प्लेटलेट, कहाँ गए वो सारी हाइपरटेंशन, ये वो कोर्ट में भेजते हैं तो ऐसी डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि वो लगता है कि भाई तस्लीम भी कर दो और ये भी कर दो और वो भी कर दो, पता नहीं कितनी बीमारी है। लेकिन वैसे जिसमें खाबे खा रहे हैं वैसे वो अपने नवासों के उस पे जाके खूब ऐशो इशरत भी हो रही है, प्रॉन्स भी खा रही है, श्रिम्प भी खा रहे हैं, कोई परहेज भी नहीं कर रहे। तो भाई मुझे तो ये बीमारियां नहीं समझ आती कि ड्रामा है उनका। और मियां साहब नहीं आ सकते वापस। वैसे साहब मियां साहब नहीं आ रहे, ये मियां या मियां साहब आ रहे हैं, ये तो आने वाले हालात बता देंगे, सारा कुछ होगा। आपने कहा कि अगला इलेक्शन जो है वो इनका नहीं है, तो किसका है, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी? देखिए आने वाला वक्त जो है ना राना साहब वो मिला जुला होगा, और मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक बात उतनी भरपूर मेजॉरिटी अभी ले सकते हैं। पोलराइजेशन बड़ी शदीद हो चुकी है इस मुल्क में, और मुझे लगता है कि जो भी आएगी वो कोalition गवर्नमेंट आएगी। लेकिन विफाक में अगर ये मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी लगता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से 1 साल पहले सूरत हाल में बहुत फर्क होता है, तो मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता कबल वक्त। लेकिन जो हवा चलेगी उसके बाद पता चलेगा। अभी तक मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन
उनको बनानी मखलूत हुकूमत ही पड़ेगी, वो अपनी मेजॉरिटी पे नहीं बना सकती। नहीं, ये किन बुनियादों पे हो सकता है? क्या हम गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज देखें कि वहाँ पे अपोजिशन बनी, क्या कश्मीर के इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पे हैं? आए रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दावा करते हैं, किन बुनियादों पे है? देखिए, मैं आपको बताऊं, गिलगित और कश्मीर के इलेक्शंस को इससे ना मिलाएं। वहाँ पे यूजुअली जो एक ट्रेंड है वो ये है कि जो इस्लामाबाद या विफाक की हुकूमत होती है उसका एक बड़ा पलड़ा भारी होता है और उसको एज होती है, वहां पे वो उस तरह का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखिएगा कि तहरीक इंसाफ को जिन दो चीजों का प्रॉब्लम होगा ना आने वाले दिनों में जब वो इलेक्शन के लिए आएंगे, अभी तो आंकी डोरी है ना, लेकिन एक तो यह है कि उनका अकाउंटेबिलिटी का नारा था, एहतसाब का नारा था, और दूसरा गुड गवर्नेंस का था। तो इन दोनों नारों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बहुत जवाबात देने पड़ेंगे लोगों के लिए, और उनके सामने आके आप लाहौर की अगर 14 मंडी है तो टमाटर का रेट एक नहीं है 14 मंडियों में, प्याज का रेट एक नहीं है, तो ये बैड गवर्नेंस की तो आप ये एग्जाम्पल होगी। और एक केस आप मुझे नहीं यासिर साहब बता सकते कि जिसको एहतसाब के तौर पे उसको सजा हुई हो और जो है जेन्युइन आप प्रूव कर सके हो कि यार ये आदमी मुजरिम है। तो तहरीक इंसाफ के तो दोनों नारे जो है उनको काफी शर्मिंदगी का बायस है उनके लिए। अफगानिस्तान के हवाले मुबशर साहब, अफगानिस्तान आपने बड़ी स्टडी की, आपने बड़ी इस पे हमने ब्रेक भी की। अफगानिस्तान को कौन सा मुल्क सबसे पहले तस्लीम करेगा और आइंदा कितने दिनों में अफगानिस्तान जो है उसकी सूरत हाल पूरे खित्ते में वाज़ेह हो जाएगी? राना साहब, ये तो कहना मुश्किल है कि अफगानिस्तान को कौन सा मुल्क तस्लीम करेगा, लेकिन 98 कंट्रीज हैं, 98 ममालिक हैं जो तैयार है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जुमे के दिन, मेरी इत्तला के मुताबिक जुमे के दिन मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, और उसमें अब कुछ ममालिक जो है उसके बाद बैकफुट पे आ जाएंगे, अभी एकदम से नहीं उनको करेंगे, एक्सेप्ट उसकी वजह यह है कि आज उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि पिछले 20 साल में जो तालिबान से जंग लड़ते रहे लोग, उनको वो अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे। यानी वो लोग जिनको अमेरिका नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनवाना चाह रहा था वो लोग उसमें नहीं होंगे। तो इसलिए अमेरिका और अमेरिका के जितने दोस्त ममालिक हैं वो तो देर से करेंगे, लेकिन उनमें सबसे पहल जो है मुझे जो लगता है वो अब यानी आप समझे नॉन फ्रेंडली कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, उनमें इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया को बहुत इस वक्त दौड़े लगी हुई है, उनको बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी सुबकी है, उनके अपने तजियाकार उनको सलील कर रहे हैं, अजीत डोवाल को भी, नरेंद्र मोदी को भी, तो उनका टोटल फेलियर हो गया वहां पे, पाकिस्तान को बड़ी एज मिल गई है, तो वो ये एज किसी तरह वापस लेना चाहेंगे। ऑलरेडी जाहिर बात है जिन्होंने $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया हो, मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हों, पैसे डूबते हों, तो सबसे पहले तस्लीम भी तो उन्हीं का ही बनता है। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे फिर से पीडीएम के बारे में। पीडीएम जो एक मुत्तफ़िका और मुत्तहिदा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म था, शहराजा बिखरा वो जिन्होंने बुनियाद रखी थी उन्हें ही उससे निकाल दिया गया, तो फिर उसका मकसद बाकी क्या रह गया? हुकूमत को टफ टाइम किस तरीके से दिया जाएगा? हुकूमत तो इस वक्त उस जोन में पहुंच चुकी है जहां पर उसे किसी से कोई खतरा दिखाई नहीं देता। हकीकी अपोजिशन असल में है कौन? पीपल्स पार्टी भी दावा करती है, पीडीएम भी दावा करती है, अपने अपने तई दावों से क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील साहब ने। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील कबूल साहब, बिलावल भुट्टो साहब 2 दिन से पीडीएम को भी लताड़ रहे हैं और विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने जिस तरह हमारा वक्त जाया किया है, ये हुकूमत का भी वक्त ही जाया करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जिसने वक्त जाया करवाया, जिसके साथ मिलकर करवाया, वो सबको पता है। अब ऑपोजिशन के साथ ही झगड़ती रहेगी तो हुकूमत को टफ टाइम कौन देगा? देखिए, हम समझते हैं कि अब ये वक्त जो है ना टफ टाइम का जो है गुजर चुका है, और जहाँ तक इनका स्टेटमेंट है मुस्लिम लीग नून वालों का, तो ये सबको पता है कि जब हमने मुस्लिम लीग नून को ऑफर किया था
कि आए मिलकर पहले पंजाब की हुकूमत गिराते हैं और फिर वफाक की, तो इनमें से भागे कौन? मुस्लिम लीग नून वाले भागे, उन्होंने कहा जी हम पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते। तो फिर हमने कहा अब हमारा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं, फिर हमें क्यों जो है बिठाया यहाँ पीडीएम में, और पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ भी नहीं है, ये हमारे बगैर इस्लामाबाद के आईजी को भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका कहना, और अभी तो मैंने सुना है कल इनकी मीटिंग हुई जिसमें ये मौलाना फजल रहमान से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ रहकर इनको सियासी तौर पर मजीद नुकसान आता है, तो वो एक अपना अलग खुद साख्ता एक सोलो फ्लाइट ऑपोजिशन का करना चाहते हैं। तो अब नबील साहब, आपके शहर में जलसा हुआ, मौलाना फजल रहमान ने वो जलसा किया, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, क्या वो जलसा कराची का जलसा था, क्या वो जलसा मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा था, या वो जलसा सिर्फ मौलाना फजल रहमान का जलसा था? देखिए, झंडे आप लोगों ने देखे थे, सारे झंडे मौलाना फजल रहमान के थे। मौलाना फजल रहमान के बाद नो डाउट पब्लिक की एक अच्छी खासी एक पब्लिक गैदरिंग उसकी बन जाती है जहाँ पर वो जलसा करते हैं। मजहबी जमात है और मजहबी जमात जहाँ जलसा करती है उसमें शिरकत होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आईना के सामने खड़े होकर ये खुद अपने से सवाल करें कि मौलाना फजल रहमान भी जो आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो उन्होंने धरना इस्लामाबाद में दिया था, वो किस मकसद के लिए दिया था, और उस वक्त उनके मकासद जब उनको हासिल हो गए उसके बाद उन्होंने धरना से जो है वापस चले गए, और उसके बाद पीडीएम बनाया, और पीडीएम में भी जो वो जो खुद चाहते थे, जो फैसले करना चाहते थे, वो हम पर जो है पीपल्स पार्टी पर ज़बरदस्ती फैसले हम पर डाले जा रहे थे। हम पर जो है हमें कहा जा रहा था कि जी इस्तीफ़ा दें सिंध हुकूमत से। हमने कहा पहले आप पंजाब की असेंबली से इस्तीफ़ा दें, उन्होंने कहा जी हम पंजाब की असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देख ली कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हासिल कुछ नहीं होगा, मैं तो समझता हूँ कि 2022 इलेक्शन का साल है, हमें इसमें और मजीद टाइम जाया नहीं करना चाहिए। 2022 जो है, आप 23 नहीं कह रहे, 2022 कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहा हूँ। तो क्या आपको किसी तरफ से इशारा मिल गया है, किसी तरफ से कह दिया गया है, या आपका सियासी एक अंदाजा है? नहीं, मुझे कोई नहीं कह सकता है। मुझे एक अंदाजा इसलिए है क्योंकि देखें इमरान खान को भी सूट करता है कि अर्ली इलेक्शंस हों, क्योंकि इमरान खान से जो फैसले जो हो रहे हैं, अब मैं ये अल्फाज अगर उसको इस तरह कहूँगा कि करवाए जा रहे हैं तो शायद बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा जो फैसले उनसे हो रहे हैं इकोनॉमिकली, जो महंगाई है, जो इस वक्त रुपए की कीमत जिस तरह गिर रही है, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह ऑयल की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह शहर में महंगाई है, जो गरीब परेशान है, जहां आप नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? नबील कबूल साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अब वफाकी हुकूमत को देखें तो वो सिंध के अंदर तंजीमें नौ करने जा रही है। अगर पीडीएम को देखें, कराची का जलसा तो हुकूक सिंध के बैनर वहां पे आवेजा है, तो लगता यह कि आने वाले इंतखाबात में पीटीआई के मद्दे मुकाबिल ऑपोजिशन नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल पीटीआई और पीडीएम है। तो फिर जीत का दावा किन बुनियादों पे? देखिए, हमने पहले पीडीएम में भी थे, अब हमने तो ये नहीं कहा था कि एक अलायंस की सूरत पे इलेक्शन लड़ेंगे। सब अपने अपनी पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारा मुकाबला, मैं समझता हूँ पंजाब में हमारा जो असल मुकाबला होगा वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। पीटीआई के देखें, पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे से राब्ते कर रहे हैं अभी से ही कि जी खुसूसन सिंध में जो पीटीआई के जो जिनके ऊपर इन्होंने हाथ रखा था कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बाद में छोड़ के चले गए, वो पीपल्स पार्टी में आने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो पीटीआई किस बुनियाद पर जाएगी वोटर से वोट मांगने, जहाँ इतनी महंगाई की इन्होंने, जहाँ पर वोटर बदवाएं उनको दे रहे हैं। आप खुद स्ट्रीट में आपका कैमरा जाता है, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर लोगों की क्या हालत है। जिनका तनख्वाह 20,000 है वो बच्चों की फीस भरे, वो बिजली का बिल दे, वो उससे जो है आटा चावल चीनी खरीदे। आप सोचे कि एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह गुजर रही है।
तो नबील कबूल साहब, जहाँ वफाकी हुकूमत ने महंगाई की, जहाँ वफाकी हुकूमत पे ये सारी चीज़ें आपने दुरुस्त की हैं जो कही हैं, सिंध के अंदर आपकी अपनी हुकूमत है, बहुत सी चीज़ें सूबों के इख्तियार में होती हैं, बहुत से ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से सूबे जो है वो आम का रिलीफ दे सकते हैं, तो उसके बावजूद सिंध में आपने रिलीफ क्यों नहीं दिए? नहीं, सिंध में आप मुझे बताएं ना किस चीज में रिलीफ, किस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं तो आपको खुल के बता रहा हूँ, सेहत के हवाले से आ जाए, डेवलपमेंट के हवाले से आ जाए, अशिया खुर्दोनोश सस्ती करने के प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो करती हैं, इसके हवाले से। सेहत का तो हमने हर जिले में हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सिंध के हर जिले के अंदर नया हॉस्पिटल बना है इन पिछले जो है 10 सालों में। सिंध के अंदर आप देख लें, मेरे हल्के लियारी में मेडिकल कॉलेज बना है। आप बाहर निकले सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर जाए, आपको हर जगह डेवलपमेंट का काम नजर आएगा। जहां तक महंगाई की बात देखें, महंगाई किस चीज से बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है जब रुपए की जो कदर कीमत है वो नीचे गिर जाती है। महंगाई बढ़ती है जब आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई आप किस तरह बढ़ाते हैं कि बिजली का बिल आपने जो है उसके अंदर महंगाई कर दी है। बिजली का बिल कितना पर यूनिट महंगा कर दिया आपने। आपकी तमाम बातों को मिन्नोअन तस्लीम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि पीटीआई की हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, हमारे ही प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे तो फिर इस हुकूमत ने बुरा क्या किया? तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये हुकूमत बुरी है तो फिर आपके प्रोजेक्ट सही नहीं थे। नहीं, हमारे कौन से प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट का नाम लेना, कौन से प्रोजेक्ट की आप बात करें जो सही नहीं थे? हमारे प्रोजेक्ट तो K4 तो नहीं था ना, जो पानी सप्लाई करना था कराची को, वो तो वफाकी हुकूमत को फंड देना था। हमारा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बस तो नहीं था जिसके लिए बस भी जो है हमें नहीं दिया गया है। हमारे प्रोजेक्ट तो मैं समझता हूँ कि जो सिंध के अंदर, सिंध सबसे बड़ा टैक्स पेयर सूबा है और कराची सबसे बड़ा टैक्स पेयर शहर है। इस सिटी से आपको पता है कि कितना बड़ा जो है अमाउंट हम वफाक के ट्रेजरी में देते हैं। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। वजीर आजम आके कहता है कि 1100 अरब रुपया मैं कराची पे खर्च करूँ। 1100 अरब क्या, 1 अरब भी उन्होंने खर्च नहीं किया। बजट से हमें पैसे नहीं दिए जाते, हमारे पैसे रोक लिए जाते हैं। NFC अवार्ड आप देख लें जिसमें साफ तय किया गया 18th अमेंडमेंट, ये हमारा कारनामा है। अगर 18th अमेंडमेंट नहीं होता तो वफाक के वजह से हम यहाँ पर फाका कशी पे मजबूर हो जाते। ये तो अच्छा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीजें टैक्स जो है वो सिंध हुकूमत के हाथ में, जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत चल रही है। तो ये फेडरेशन के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक खेल ये हुकूमत खेल रही है। नबील कबूल साहब, आने वाले वक्त में क्या आपको अपोजिशन मुत्तहिदा होती नजर आती है? मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल ने कल बड़ी अच्छी ऑफर दी इनको। इन्होंने कहा है चेयरमैन बिलावल ने कि आप इस्तीफा दें असेंबली से, फिर आपकी तहरीक के साथ हम खड़े हो सकते हैं, फिर आपका तहरीक जो है वो मजबूत हो सकती है। आप पहले असेंबलियों से इस्तीफा दें। आप इस्तीफा देंगे, हो सकता है आपके बाद आप हमें कायल कर दें, हम भी इस्तीफा दे दें, लेकिन पहले शुरुआत तो आप करें। पंजाब में आपकी 100 से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों का कहना है कि अगर गिलानी साहब की ये कुर्बानी दे दें अपोजिशन लीडर से तो हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी ने पहल कर दिया और हम फिर आगे हाथ बढ़ाएंगे और आगे जाके मुत्तहिद हो जाएंगे। तो क्या गिलानी साहब की कुर्बानी देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है एक मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर मुस्लिम लीग नून वफाकी कौमी असेंबली से इस्तीफा दे, अगर कौमी असेंबली से इस्तीफा देती है तो हम बिल्कुल कुर्बानी। कौमी असेंबली की नशिस्तों से या अपोजिशन लीडर से? नहीं, नशिस्तों से। नहीं, आप तो इस्तीफों के खिलाफ हैं नबील साहब, आपकी जमात तो इस्तीफा देने के खिलाफ है ना? नहीं, हम इस्तीफे के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं शुरुआत ये करें। ये हमें कह रहे थे कि सिंध हुकूमत से आप इस्तीफा दें, ये हमें कह रहे थे कि आप सिंध हुकूमत छोड़ दें। हमने कहा शुरुआत आप करें। हम आज भी कह रहे हैं आप शुरुआत करें, हम आपको फॉलो करते हैं। पहले आप तो इस्तीफा दें, आप पंजाब असेंबली से दें, आप कौमी असेंबली से दें, आप तो इस्तीफा पहले दें। लेकिन सिर्फ हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अगर आपकी खुली ऑफर है कि अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो पीपल्स पार्टी फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार है? ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी फिर फॉलो अप करेगी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि अगर हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर जाती है तो फिर उसकी जिम्मेदार भी अपोजिशन है कि जो आज से ये 1 साल कबल मुत्तहिदा होकर निकली थी?
देखिए, हुकूमत के तो वैसे ही 5 साल पूरे होने ही वाले हैं ना। अब आप अगले साल इलेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन केस अगला साल इलेक्शन नहीं भी होता है तो मार्च के 2023 में इलेक्शन मुतवक्किल है, तो मुझे बताइए अगला साल इलेक्शन का ही हुआ ना। आपको तो इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। तहरीक इलेक्शन की तैयारी पे बात कर लेते हैं नबील कबूल साहब। ईवीएम के ऊपर हुकूमत का ये मानना है कि हमने 2 तरीके मुतारिफ करवाए हैं, एक मशीन का और दूसरा जो है वो बैलेटिंग के ही जरिए, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके अगर किसी को तहफ्फुज़ात हैं। जब इतने शफाफ तरीके को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो फिर ऑपोजिशन को एतराज़ क्या है? नहीं, ईवीएम मैं देख कर आया हूँ। ईवीएम के अंदर उन्होंने एक ऐसा चिप डाला है कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप अगर पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो वोट पड़ जाएगा पीटीआई को। उन्होंने प्री पोल रिगिंग पहले से शुरू कर दी है। नहीं, ये कौन सी चिप है? ये ताकि क्लियर कर दें, लोग सुन रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं। आपने एक नया इंकशाफ किया है कि एक ऐसी चिप, क्या उस चिप पे मैं आपको अपना मिसाल दे रहा हूँ कि मैं जब ये कौमी असेंबली में इन्होंने चौधरी फवाद ने रखा था ये ईवीएम, तो वो मैं देखने गया तो मैंने जो इसको जी आप ट्राई करें, कौमी असेंबली के स्टाफ ने कहा, तो मैंने वहां पर अपना अंगूठा लगाया तो उधर एक आवाज आई कि आपका वोट इंदराज हो चुका है। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैंने तो वोट डाला ही नहीं, तो इंदराज कैसे हो गया? तो ये पहले से ही इन्होंने जो है ऐसा डब्बा बना दिया, इतना छोटा सा एक डब्बा है, उसके अंदर ही सब कुछ जो है काम होगा। पहले वो कहते थे ना, मैं कसम खाता हूं मैंने रिश्वत अपने हाथों से नहीं ली है, ये कसम मैं नहीं खाऊंगा किसी ने रिश्वत पे डाली। तो अब ये कसम ये कहेंगे कि हम कसम खाते हैं हमने इलेक्शन में रिगिंग नहीं की है, अगर मशीन खराब हो गई तो इसमें हमारा कसूर नहीं। तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चले, यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो ईवीएम है वो प्री पोल रिगिंग का एक मंसूबा है और ये इंतखाबात के दौरान हुकूमत अपनी साइड पे लेने के लिए प्री पोल रिगिंग के जरिए ये ईवीएम को मुतारिफ करवाना चाहती है। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।